तरीके तो मैं तुम्हारे पे जब से नवाज शरीफ साहब ने हाँ की है, तब से खान साहब में भी पसूड़ी पै गई है कि यार अब मैं क्या करूँ, कौन शख्स वज़ीर आज़म बनने जा रहा है। और साथ ही एक नायब वज़ीर आज़म का भी नाम गर्दिश करा है। जब मरीम साहबा कमरा अदालत से बाहर निकली तो फिर उनको बड़ी मुबारकबादें भी मिली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर नाज़रीन। इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में आजकल बड़ी पुरअसरार सरगोशियाँ हो रही हैं और सरगोशियाँ इस हद तक पहुँच गई हैं कि जो आइंदा आने वाले मुजव्ज़ा वज़ीर-ए-आज़म का नाम भी लिया जा रहा है कि आइंदा कौन शख्स वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहा है। और साथ ही एक नायब वज़ीर-ए-आज़म का भी नाम गर्दिश करा है। ये प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन है और इनका नाम कैसे गर्दिश में आया, ये हम आपको बताएंगे। और फिर हम आपको ये बताएंगे कि जनाब नैब फिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दौड़ गई और मरीम नवाज़ वाले केस में जो है उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने अपने अमली तौर पे हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने हैंड्स अप कर दिया कि जी साढ़े वसूम बाहर है। और मरीम साहबा को इस सिलसिले में आज बड़ी मुबारकबादें भी पेश की गई। और फिर आज के प्रोग्राम में हम ये भी आपको बात करेंगे कि वो नवाज शरीफ साहब जो कि तहरीक अदम एतमाद पे राज़ी नहीं थे, वो तहरीक अदम एतमाद पे कैसे राज़ी हुए, ये राज आज मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने अपनी जो मीडिया टॉक थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के वक्त उसमें उन्होंने खोल दिया। और फिर जनाब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने टॉप 10 वज़ीरों के नामों का ऐलान कर दिया, उनको जनाब बड़े सर्टिफिकेट दिए हैं। अब पता नहीं वो इन 10 वज़ीरों की कारकर्दगी पर भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर ने ये 10 वज़ीरों की कारकर्दगी पर एतमाद किया है या बाकी जो निसफ सेंचुरी वज़ीरों की उनकी कारकर्दगी पर अदम एतमाद किया है। मगर इससे पहले कि हम इन तमाम मौज़ूआत पर अपनी बात को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम को आगे बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। आज पूरा दिन बड़ा शोर रहा कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने 10 वज़ीरों को कारकर्दगी के वो सर्टिफिकेट दे दिए हैं। अब वो 10 वज़ीरों को पहले नंबर पर वज़ीर तो उनके मुराद सईद साहब हैं जी। वो मुराद सईद साहब का वो नाम सुनते ही अपोजिशन के लबों पर मुस्कुराहट आ जाती है। पता नहीं, हम तो नहीं उनसे पूछते कि वो क्यों आ जाती है, बहरहाल आ जाती है। तो वो उनको जनाब पहले नंबर का वज़ीर करार दिया गया और उनकी वजारत मवासलात की कारकर्दगी को प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा सराहा है। और फिर उसके बाद जनाब दूसरे नंबर पे असद उमर साहब और फिर शफकत महमूद साहब भी चौथे नंबर पे, पाँचवें पे शीरी मज़ारी साहबा। फिर इन जो टॉप 10 हैं उनमें शेख रशीद अहमद साहब भी हैं जनाब 9वें नंबर पे। और फिर जो खुसरो बख्तियार भी हैं और फ़खर इमाम भी हैं। अब ये जो कारकर्दगी या परफॉर्मेंस की हम क्या ऑपरेशन करें, जो आपके सामने ये सारी सूरत हाल, वो जो वाक़या हुआ था मोटरवे वाला हादसा हुआ था जो एक खातून के साथ ज़्यादती भी हुई, उनको लूटा भी गया, तो वो भी उसकी ज़िम्मेदारी भी अगर देखा जाए तो मुराद सईद साहब पर आती थी। पर इसी वजह से शायद उनको आज इनाम भी दे दी गया। फिर हमारे अपने शेख रशीद अहमद साहब, उनको भी जनाब बड़ा सराहा गया और उनको भी वो दिया गया सर्टिफिकेट। 100 से ऊपर तो हादसे हुए थे उनके दौरे वजारत रेलवे में और वजारत दाखिला में भी उनकी कारकर्दगी की हालत ये है कि उनके दौर में वो आपके सामने की बात है, कल ही की बात है, वो जब तहरीक लब्बैक वाले मामलात हुए थे तो इनके बस से सारी चीज़ बाहर निकल गई थी। और फिर आपको पता है हमारे आर्मी चीफ ने मुदाखलत करके और मुफ्ती मुनीबुर रहमान के ज़रिए सारा मामला तय कराया था। तो शेख साहब की कारकर्दगी तो उसी वक्त ही खुल गई थी। तो पता नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब को फिर क्या रहता है। लेकिन जो सियासी तजिया निगार हैं या जो तबसरा करने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि ये जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी खूबसूरती से जो है वो 2 वज़ीर जनूबी पंजाब से उनको नवाज दिया और ये कुछ इस किस्म के मामलात किए जो उनके करीबी थे उनको कर दिया। अब यहाँ पे कुछ सवालात पैदा होते हैं और सवालात ये पैदा होते हैं कि जनाब परवेज़ खट्टक साहब मुल्क के वज़ीर दिफ़ा हैं, इसका मतलब है कि वज़ारत दिफ़ा ठीक काम नहीं कर रही। वज़ारत दिफ़ा के मातहत तो बहुत सारे असास इदारे भी आते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका मतलब है कि उनके ऊपर भी हम कह सकते हैं कि अदम एतमाद किया है, उनकी कारकर्दगी पर, वज़ारत दिफ़ा की कारकर्दगी पर, वज़ीर दिफ़ा की कारकर्दगी पर। फिर वो उनके जिसे हम कह सकते हैं कि बीरबल का जो दर्जा पाए हुए हैं आजकल, उनके मामले खुसूसी हैं या जो उनके इंचार्ज वज़ीर हैं बाबर रवान साहब उस तकरीब में बैठे हुए थे लेकिन उनको कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं दिया गया। तो इसका मतलब है उन पर भी एतमाद नहीं है। फिर जनाब वो हमारे जो हैं वज़ीर ख़जाना खान साहब तो कह रहे हैं बड़ा मीशत टेक ऑफ कर रही है और जनाब बड़ा GDP इधर बढ़ गया। तो फिर वो बात को समझ नहीं आई। और फिर अगर हमारा दौरा चीन इतना कामयाब था तो फिर शाह महमूद कुरैशी को ये सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया गया। अब ऐसे बहुत सारे वज़ीर हैं और बहुत सारे सवालात हैं। अब इसमें हम च्वाइस की और कुछ नहीं कह सकते कि अब ये अब वज़ीर तालीम की अगर हम बात करेंगे उनको जनाब बड़ी अच्छी कारकर्दगी को सर्टिफिकेट दिया गया। तो तालीम तो इस मुल्क में इतनी महंगी बना दी गई है
कि FSC के बाद बच्चा यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकता, 2.5 लाख रुपया फीस मांगी जाती है। और क्या सरकारी यूनिवर्सिटी में और क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल एक लेवल कर दिया जी खान साहब ने। वैसे ये बात है, जो अब जिसने पढ़ना है, जिसके पास पैसे हैं वो पढ़ ले, बाकी काबिलियत शबिलियत वाला कोई चक्कर नहीं है। इस वक्त तो ये सिचुएशन है मुल्क के अंदर तालीम की। और अगर हम बात कर लें बाकी वज़रा की जो उनकी कारकर्दगी सर्टिफिकेट दिए गए तो वो भी ऐसे ही है। तो ये इसके अलावा इसको हम कुछ तबसरा नहीं कर सकते कि हुकूमत के हालात तो ये हैं कि पब्लिक में निकलने जो बंदा कोई नहीं है। तो अपने वज़ीरों को खुद ही आपस में वो कहते हैं ना कि अंजुमन सताइश बामी कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आपस में मिल के खुश हो रहे हैं और एक दूसरे की मुबारकबादी दे रहे हैं, तुम बड़े ज़बरदस्त हो तो जनाब, तुम बड़े ज़बरदस्त हो। तो इसके अलावा तो हम इसको कोई कुछ कह नहीं सकते। आपने देखा कि कल जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो उन्होंने जो फैसलाबाद में जलसा करना था वो जलसा तो नहीं कर सके, वो बेचारे कॉर्नर मीटिंग के बराबर ही तकरीबन लोग थे उसमें। तो उसमें भी जो उन्होंने मैं की जो तकरार की और फिर जो उनकी वो चोर चोर और डाकू डाकू, मेरा ख्याल है दर्जनों बार उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। और एक लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया जाता है वो बड़ा सूट करता है इसके ऊपर कि जी उनकी चीखें जो हैं वो सुनने वाली थी। ये अपोजिशन के अल्फाज हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर की चीखें सुनने वाली थी, लेकिन अमलन सूरत हाल वाकई यही थी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की जो चीखें हैं उससे कम से कम एक चीज़ जो है, मुबैना चीखों की मैं बात कर रहा हूँ, इसको क्लियर कर दूँ, उसमें फिर एक चीज़ तो ज़रूर वाज़ेह है कि यही अपोजिशन थी पहले भी, लेकिन खान साहब इतनी चीखें नहीं थे मारते मतलब मुबैना तौर पे। तो अब कोई ना कोई गड़बड़ तो है। वो तरीके तो मैं तुम आप पे जब से नवाज शरीफ साहब ने हाँ की है तब से खान साहब में भी ना पसुड़ी पे आ गई है कि यार अब मैं क्या करूँ। तो उससे पहले भी हालांकि ये बातें चलती रहती थी, पीपल्स पार्टी भी बातें करती रहती थी और भी लोग करते थे कि तरीके दमतमाद लाई जाए, लेकिन खान साहब बड़े मुतमईन होते थे। लेकिन अब जो है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि खान साहब कितने के मुतमईन हैं। और वो जिसे कहते हैं कि पब्लिक के सामने अपनी वो बहाली के लिए कि जी हम बड़ा काम करें, अपने वज़ीरों को सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। लेकिन खान साहब ने, आप भी याद करें, मुझे तो याद पड़ता है कि खान साहब ने तो ये कहा था को कुछ साल एक पहले कि जी मैं वज़ीरों की कारकर्दगी का जायज़ा खुद लूँगा और जिन वज़ीरों की कारकर्दगी ख़राब होगी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा। तो वो जो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी थी, जिनकी परफॉर्मेंस कमज़ोर थी, उसका तो अभी तक कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो ये फिर क्या हो रहा है भाई, मुझे तो नहीं समझ आ रही। वो जिनकी ख़राब परफॉर्मेंस थी वो आप सामने नहीं लाए और आपने कहा नहीं ये 10 वज़ीर बड़े टॉप के हैं, चले कोई बात नहीं। अच्छा, आज नैब में जो है वो नैब में नहीं सॉरी नैब की कोर्ट के जो फैसला था उसके खिलाफ अपील थी इवन फील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरीम साहब उसमें पेश हुई थी, कैप्टन सफदर उसमें पेश हुए थे। और गुज़श्ता कई समातों से ऐसा हो रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह रही थी कि जी आप वो जो इवन फील्ड रेफरेंस में इनके जो फ्लैट्स हैं उनकी बेनिफिशरी ओनर होने के हवाले से सबूत पेश करें। तो मैंने पिछले अपने ब्लॉग में भी ये बात उठाई थी कि मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अगर आज हाई कोर्ट सबूत मांग रही है तो इसका मतलब यह है कि ट्रायल कोर्ट में वो सबूत मौजूद नहीं थे। अगर मौजूद होते तो हाई कोर्ट को मांगने की जरूरत ना पड़ती, आगे इस केस पे प्रोसीडिंग होती। और नैब कोर्ट जो है वो नैब के जो हुकाम है उनके जो प्रोसिक्यूशन है वो तारीखों पे तारीखें लेते जाते हैं कि जी अभी पेश कर देंगे, अगली तारीख पे पेश कर देंगे, आज हमें कोरोना हो गया, अभी हमारा कोरोना नहीं ख़त्म हुआ, तो वो फिर नहीं वो कर सके। तो आज जब पेशी हुई तो आज भी सिचुएशन वही थी। और आज एक जज साहब के रिमार्क्स जो हैं उस बेंच के वो बड़े इंपॉर्टेंट थे कि उन्होंने इरफान कादर साहब जो वकील हैं मरीम साहबा के, उनको ये कहा कि आप बाकी केस को छोड़ें, ये जो 265 के की दरख्वास्त है, यानी कि जो केस का ट्रायल होने से पहले किसी भी मुलजिम को या मुलजिमा को बरी करने के लिए दरख्वास्त एक दायर की जाती है, जिसमें बुनियादी मकसद जो होता है कि जी इस केस में इतना मवाद नहीं है कि इसको आगे चलाया जा सके और 265 के तहत उनको बरी किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जो आप इनकी जो बरीत के नुकात हैं उनके ऊपर बहस करें। तो इसका मतलब यह है कि अदालत इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि जो मटेरियल है वो काफ़ी नहीं है इस केस को आगे चलाने के लिए। तो भाईजान फिर ये सज़ा कैसे होगी थी नीचे वाली कोर्ट से? तो फिर तो वो सारे सासी मफरूज़े दुरुस्त नज़र आते हैं। तो बहरहाल आज नैब के अंदर जो भी नैब के जो केसेस थे उनके हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ भी हुआ उसके बाद जब मरीम साहबा कमरा अदालत से बाहर निकली तो फिर उनको बड़ी मुबारकबादें भी मिली। वो मुबारकबादें फिर जो अंदर अदालती कार्रवाई थी उसकी वजह से मिली होंगी, रुख नज़र आ गया होगा लोगों को कि भाई ये मामला किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन फैसला बहरहाल अदालत ने करना है। अदालत क्या फ़ैसला करेगी इसके हवाले से ना हम कोई कमेंट करेंगे और ना ही हमें करने चाहिए। लेकिन एक जो प्रोसीडिंग होती है उससे आप एक रफ सा अंदाज़ा करते हैं, वो अंदाज़ा आज हो गया है कि वो नैब जो है वो कहाँ पे, नैब का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो कहाँ पे खड़ा है। और आज जब हमने आपसे अर्ज़ की कि नवाज शरीफ साहब को कैसे बनाया गया, जब मरीम साहब बाहर निकली अदालत से तो जब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट आती हैं तो वो वहाँ पर जो है वो
अपने एक मीडिया टॉक ज़रूर करती है, और उनकी अमूमन मीडिया टॉक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पेशी के बाद होती है उसकी जो है वो बड़ी ज़्यादा अहमियत होती है। आज मरीम साहब ने काफ़ी सारे अहम नुकात पर बात की। उन्होंने एक बड़ा अहम नुकता ये उठाया कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब अपने इस वक्त वज़ारत उज़्मा पे मौजूद हैं इमरान खान साहब, और प्राइम मिनिस्टर बड़ा ताकतवर आदमी होता है, मुल्क का हुक्मरान होता है। तो उनका ये कहना था कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि वक्त का वज़ीर-ए-आज़म होने के बावजूद जो उनके वज़रा हैं, उनकी काबीना है, उनके अरकान कौमी असम्बली हैं, सूबाई असम्बली हैं, उनके जो साथी हैं वो इधर उधर छलांगे मारने को तैयार बैठे हैं, उनके इत्तेहादी इधर उधर जाने को तैयार बैठे हैं, क्योंकि मरीम साहबा के बकौल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो कोई आइडियालॉजी तो है कोई नहीं। तो ये तो सारे वो इसे कहते हैं कि वो इधर उधर का इकट्ठ था और वो अब आगे पीछे देखना शुरू हो गया। यानी कि अगर इमरान खान साहब इतनी पावर में मौजूद होने के बावजूद उनके अपने अरकान असम्बली हैं, वो अगर इधर उधर जाना चाह रहे हैं, छलांगे मारना चाह रहे हैं जो उनके तादी हैं, तो फिर उनका कहना है कि मकसद ये है कि इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के इक़्तिदार की कश्ती डोल रही है। ये मरीम साहबा का कहना है। और उन्होंने कहा कि जी जबकि दूसरी तरफ देखें, नवाज शरीफ साहब इस वक्त बैरून मुल्क हैं और वो इतने साल से अपोजिशन में हैं, केसेस भी भुगत रहे हैं, सारा कुछ है, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो उनकी पार्टी है उसके ऊपर उनकी वो पूरी पार्टी उनके बयानिया के पीछे खड़ी है और नवाज शरीफ साहब के पीछे स्टैंड करी है। यानी कि इतनी ज़्यादा केसेस को फेस करने के बावजूद, मीडिया ट्रायल होने के बावजूद नवाज शरीफ की पार्टी जो है वो इंटैक्ट है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में होने के बावजूद उसका सरबराह हुकूमत का सरबराह है, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो हालत है वो खासी पतली है। उसके उन्होंने कहा कि ऐसा डूबता हुआ जहाज़ है कि उनको नज़र आ रहा है कि उनके अरकान जो हैं उस डूबते हुए जहाज़ से छलांगे मारना चाह रहे हैं। और बकौल मरीम साहबा के इमरान खान साहब की जो चीखें हैं वो बुलंद हो रही हैं, और वो उनकी जो दिगर इत्तेहादी है वो भी उस कश्ती से छलांगे मारने के तैयार हैं, क्योंकि ये सब लोग जो है नौश्ता दीवार जो है वो पढ़ चुके हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त मशवरा भी दिया। उन्होंने कहा कि जनाब अगर आपने अवाम के गैज़ व गज़ब से बचना है तो उन्होंने ये मैसेज दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को, जो हुकूमत के तादियों कि अगर आपने अवाम के गैज़ व गज़ब से बचना है तो फिर इस हुकूमत को सपोर्ट न करें, वरना आप अवाम में नहीं जा सकेंगे। और फिर उन्होंने इमरान खान साहब को और उनके साथियों को ये मशवरा दिया कि अब अगर वो किसी मौके पर अवाम के बीच में जाएँ तो बराए मेहरबानी हेलमेट पहन के जाए, क्योंकि अवाम के बीच में जो उनकी दुर्गत बननी है वो फिर बड़ा उनके लिए मसला हो जाएगा। बहरहाल उन्होंने ये जो मैंने आपसे अपने प्रोग्राम की शुरू में अर्ज़ की थी कि जनाब मैं आपको बताऊंगा, मरीम साहबा ने ये बताया कि नवाज शरीफ साहब जो तहरीक अदम एतमाद के लिए तैयार नहीं थे वो कैसे तैयार हुए हैं। तो मरीम साहबा का इस हवाले से ये कहना था कि जनाब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की जो मीटिंग थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उसने नवाज शरीफ साहब को ये फैसले का इख्तियार दिया था कि तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। मरीम साहबा का ये कहना था कि अगरचे कि नवाज शरीफ साहब इस चीज़ के कायल थे और वो मुसलसल इनकार कर रहे थे कि नहीं तहरीक अदम एतमाद नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बात इनकी पार्टी की मीटिंग में हुई कि अगर इस वक्त हुकूमत से लोग बहुत तंग हैं, लोग बहुत परेशान हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने या अपोजिशन ने इस मौके पर उनको अवाम को इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत के रहम करम पर छोड़ दिया, तो जितना गैज़ व गज़ब का अवामी निशाना इमरान खान साहब और उनकी पार्टी बनेगी अगले इलेक्शन में, उसी उतने ही गैज़ व गज़ब का निशाना पर अपोजिशन भी बनेगी, मुस्लिम लीग नून भी बनेगी। सो इस मौके पर यह अब ज़रूरी हो गया था कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, और फिर ये वो नुकता था जिसमें नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बिलाखिर मान गए और तहरीक अदम एतमाद आने का फ़ैसला हो गया। और आपने देख लिया कि पहले भी तहरीक अदम एतमाद की बातें होती थी, लेकिन खान साहब परेशान नहीं होते थे, और अब जो है वो जब से नवाज शरीफ साहब ने ओके किया काम बड़ी परेशानी की तरफ चला गया। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इस्लामाबाद में कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि एक अदम एतमाद आना फिर उसका कामयाब होना तो ये एक अलग चैप्टर था जिसमें हमने कल भी बात की, परसों भी बात की, लेकिन अब ये बातें हो रही हैं कि जी तहरीक अदम एतमाद को अगर कामयाब हो जाती है तो फिर नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट ये होगा कि जनाब कोई ना कोई तो तय किया होगा ना कि आगे कौन फिर प्राइम मिनिस्टर होगा, वो फिर कितने अरसे के लिए होगा और वो फिर क्या करेगा। तो इसमें नवाज शरीफ साहब का ये मौका यह था कि वो जो भी प्राइम मिनिस्टर आए नेक्स्ट, यानी कि अगर ये हुकूमत ख़त्म होती है, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आता है, तो वो जल्द से जल्द असम्बलियाँ तोड़ के जो है वो नए इलेक्शन की तरफ चला जाए। वैसे बिलावल साहब आजकल चैलेंज भी दे रहे हैं इमरान खान साहब को कि तुम असम्बलियाँ तोड़ के दिखाएं, अवाम में जाके दिखाएं, वो हौसले बढ़ गए जी अपोजिशन के। बहरहाल इस वक्त इस्लामाबाद में आज से ये खबरें कुछ आनी शुरू हुई हैं कि जनाब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत सारे नामों पर गौर किया जा रहा था। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो उन्होंने कहा था कि जनाब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएँ, क्योंकि बड़ी पार्टी है
और शहबाज शरीफ साहब ने इस मामले में आसिफ ज़रदारी साहब को कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं बनना चाहता, आप लोग अब डिसाइड कर लें। फिर खुर्शीद शाह साहब का भी नाम आया कि उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। फिर कुछ ऐसी भी बातें आती कि जनाब ज़रदारी साहब की ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब प्राइम मिनिस्टर एक दफ़ा बन जाए, बल्कि वो यहाँ तक भी खबरें सुनने में आती कि जनाब बिलावल साहब की शादी उस वक्त हो जब वो प्राइम मिनिस्टर हों। तो ये बहरहाल एक बाप की एक ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन बाकी भी बहुत सारी चीज़ें। तो अब दो बड़े इंपॉर्टेंट नाम सामने आए हैं, इस्लामाबाद की जो सरगोशियाँ हो रही हैं उनमें नाम आ गए हैं। वो ये कि जो PMLN इंटरेस्टेड नहीं है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर की सीट लेने के लिए, यानी कि अबूरी मुद्दत का जो प्राइम मिनिस्टर के तरीके एतमाद कामयाब होती है उस सूरत में, तो अब ये पता चला कि जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार होंगे। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि जी अगला प्राइम मिनिस्टर आसिफ अली ज़रदारी साहब होंगे, अगरचे कि उनकी सेहत के हालात ठीक नहीं है और वो खुद भी चाहते थे कि बिलावल हों, लेकिन सुना है कि किसी हद तक कोई आसिफ अली ज़रदारी साहब के नाम पर कहीं ना कहीं कोई इत्तफाक हुआ है। और साथ जो है वो चौधरी बरदरान को भी चूँकि रखा जाना है पंजाब में तरीक़े एतमाद के हवाले से भी और मरकज़ में भी, तो वो मोहन सलाई जिनको इमरान खान साहब वज़ीर नहीं बना रहे थे, और 3 साल के बाद उनको बड़ी मुश्किल से वज़ीर बनाया गया और पता ही चला कि उनका नाम आसिफ ज़रदारी साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे और उनके साथ चौधरी मोहन सलाई जो हैं वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे। अगरचे कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा को पाकिस्तान के अंदर आइनी ओहदा नहीं है, लेकिन एक सिंबॉलिक तो है ना कि जी परवेज़ इलाही साहब को भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पहले भी बनाया था जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और तो उस वक्त परवेज़ इलाही साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। तो अब उनके साहबजादे को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाए जाने की बातें की जा रही हैं और आसिफ ज़रदारी साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो फिर देखते हैं कि आसिफ ज़रदारी साहब अगर प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो फिर वो कितने अरसे के लिए प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अब ये भी क्वेश्चन है। और फिर जो है वो असल बात तो ये होगी कि अगले इलेक्शन के बाद कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, उस पर बात होगी। लेकिन ये जो मामलात तहरीक एतमाद पे मामलात फाइनल हो गए, नवाज शरीफ साहब एग्री हो गए, उसके बाद जिस तरह उस पर जो रद्द-ए-अमल आ रहा है हुकूमत का, उसके बाद हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये मामला वाकई किसी सीरियस तरफ जा रहा है। क्योंकि अगर तहरीक एतमाद नाकाम भी हो जाती है तो फिर भी हुकूमतें जो हैं वो एक दफ़ा तहरीक एतमाद आ जाए तो हिल जाया करती हैं, ये बात अलबत्ता तय है। कामयाब हो जाना, और दोनों सूरतों में हुकूमत अपने पाँव पे खड़े रहना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ये गुजारिशात थी आपकी खिदमत में पेश करना था जनाब के कौन कौन से नाम लोगों के नाम आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को कैसे बनाया गया, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अपने टॉप 10 वज़ीरों के नाम ऐलान किए हैं उनके जो है वो असल हक़ाइक़ क्या है। तो आज के प्रोग्राम में इतना है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।